हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों अब सभी लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोग सभी लोगों को बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद जो भी मेरा मटेरियल्स है वो मैं शेयर करूंगा। तो उसी प्रॉमिस के साथ मैं आपके लिए पहला टॉपिक रेशियो एनालिसिस लेके आया हूँ। तो इसको मैंने पूरा सा कंपाइल कर लिया है। मेरे जो भी नोट्स थे उसका पीपीटी और पीडीएफ बना के मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो आप सभी लोगों को तो फायदेमंद होगा ही, बट ये वीडियो उन सभी लोगों को लिए भी फायदेमंद होगा जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है और किसी भी एग्जाम या फिर किसी भी पर्पज के लिए रेशियो एनालिसिस जानना चाहते हैं वो लोग। तो इस वीडियो में हम लोग वही बात करते हैं और इस वीडियो के जरिए आप लोग विद इन 10 मिनट्स रेशियो एनालिसिस क्या है और किस टाइप से सम करते हैं वो सब आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इज द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल values taken from the financial statement of an enterprise. It helps to evaluate the various financial and operational conditions of the respective company. तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यही है कि रेशियो इन जनरल टर्म्स रेशियो मतलब यही है कि दो न्यूमेरिकल्स वैल्यू का वो एक रेशियो बना देता है कि कितना परसेंट ये है और कितना परसेंट ये है। आप मान लो आपको चाहिए एक क्लास में बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो कितना है, तो आप लोग बोलोगे 6:4। 6:4 मतलब अगर 10 जन क्लास में टोटल स्टूडेंट है तो 6 जन बॉयज़ है और 4 जन गर्ल्स है। तो इसके हिसाब से रेशियो एनालिसिस भी अकाउंटिंग में उसी टाइप से काम करता है। तो ये रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनल अकाउंट होता है, फाइनल अकाउंट बन के तैयार होता है एट द एंड ऑफ ईच ईयर फ्रॉम द कंपनी। तो उस फाइनल अकाउंट में जो भी आइटम्स है उसका रेस्पेक्टिव अमाउंट दिया होता है। मान लो करंट एसेट का टोटल वैल्यू है मान लो 1 लाख रुपीज़, और उसी के साथ करंट लाइबिलिटीज़ भी वहाँ पे दिया रहता है, वहाँ पे कैलकुलेट करके फाइनल अकाउंट में होता है। मान लो करंट लाइबिलिटीज़ का अमाउंट है 80,000। तो इसमें मान लो करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 80,000, तो ये हो गया करंट रेशियो। तो उस टाइप से हम लोग रेशियो कैलकुलेट करते हैं और एनालिसिस करते हैं। तो आप सभी लोगों को पता चल गया रेशियो एनालिसिस के बारे में। उसका बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रेशियोज बात करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में यही आता है। टाइप्स ऑफ रेशियो प्राइमरीली 4 टाइप का रेशियो होता है: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग लिक्विडिटी रेशियो के बारे में जानते हैं। तो liquidity ratio are calculated to measure the short-term solvency of the business, that is the firm's ability to meet its current obligation. These are analyzed by looking at the amount of current asset and current liabilities in the balance sheet. तो liquidity ratio वो रेशियो है जिसके जरिए हम लोग पता लगा सकते हैं कि एक कंपनी उसका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, उसका शॉर्ट टर्म जो मिनिमम टाइम में वो बिजनेस जो भी लोन लिया है वो पूरा कर सकता है कि नहीं, वो पे कर सकता है कि नहीं, उसका एबिलिटी मतलब पे करने का एबिलिटी है कि नहीं। तो करंट रेशियो यही देखता है कि करंट रेशियो निकाल के हम लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि एक फर्म पोजीशन में है, उसका डेट्स या फिर लोन्स पे करने का पोजीशन में है या नहीं। तो इसी का मीनिंग लिक्विडिटी रेशियो है। तो लिक्विडिटी रेशियो में प्राइमरली 3 रेशियोज आता है: करंट रेशियो, क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो और कैश रेशियो। तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें आप लोग को डायरेक्ट बोला जाएगा कि फाइंड द करंट रेशियो फ्रॉम द अबव डेटा। तो आपको डेटा दिया रहेगा, आपको सिर्फ यही करना है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला याद करना है और करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है वो याद करना है। उसके बाद सिंपली फॉर्मूले में बिठा देना है, तो आपका करंट रेशियो निकल जाएगा। तो देख लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए और करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज मैंने दिया है यहाँ पे। सॉरी, करंट एसेट्स कैश एट बैंक, ये सब करंट एसेट होगा और करंट लाइबिलिटीज ये हो गया। उसके बाद क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो भी दिया गया है। क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, अगेन कैश रेशियो इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट लाइबिलिटीज।
इसमें आप लोग को एक और बात पता होना चाहिए, करंट एसेट किसे कहा जाता है और करंट लायबिलिटीज किसे कहा जाता है। करंट एसेट वही एसेट्स है फ्रेंड्स जिन एसेट्स को हम लोग विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब एसेट्स करंट एसेट है। जैसे कि कैश, कैश तो कैश में ही है, कैश एट बैंक, ये हम लोग विद इन डेज और 2 डेज हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटर्स, डेटर्स जो लोग हम लोग का सामान लेके जो क्रेडिट में जो गुड्स परचेज करते हैं वो भी विद इन 1 ईयर दे ही देंगे उसका पैसा। उसका बाद है इन्वेंट्री, जो कि स्टॉक्स, इन्वेंट्री और स्टॉक्स एक ही बात है। इन्वेंट्री जो गुड्स है जो बेच के हम लोग को पैसा मिलेगा वही है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिल और अकाउंट रिसीवेबल, माइक्रोटेबल सिक्योरिटीज, तो ये सब विद इन 1 ईयर हम लोग केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब है करंट एसेट। उसी तरह करंट लाइबिलिटीज भी है। करंट लाइबिलिटीज वही लाइबिलिटीज जिसका मैच्योरिटी, जिसको आपको देना है विद इन 1 ईयर, जिसका आपको पे करना है विद इन 1 ईयर। जैसे कि अकाउंट्स पेएबल, अगेन सेम थिंग। क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन मतलब वही विद इन 1 ईयर लोन देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टर्म डेट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस एंड ऑल शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, ओवरड्राफ्ट्स जो कि बैंक से लिया जाता है। इनकम टैक्स पेएबल, जो इनकम टैक्स ईयरली देना होता है। एक्रूड एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट। तो यही है, ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। आपको सिर्फ ये याद करना है, उसका बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको लगा देना है। कैलकुलेट करने के बाद करंट रेशियो निकल जाएगा। तो उसका बाद है सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो आपको इन सिंपल वर्ड, सॉल्वेंसी रेशियो करंट रेशियो ही है बट इन लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इसमें एक बिजनेस का एबिलिटी देखा जाएगा कि वो लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म फाइनेंस कर पाता है कि नहीं। उसका एबिलिटी देखा जाता है कि वो एक्चुअली में इस पोजीशन में है कि नहीं कि वो बिजनेस एक लोन लेके 10 साल के लिए वो 10 साल में पे कर पाता है कि नहीं, उसका वो कंडीशन दिखा जाता है। तो उसमें सॉल्वेंसी रेशियोज का यूज किया जाता है। तो सॉल्वेंसी रेशियोज, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो मैंने लिख दिया है। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू कैपिटल रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। तो ये सब रेशियोज को आपको फॉर्मूला याद करना है। उसका बाद मैंने फिर आपके हेल्प के लिए यहाँ पे रेस्पेक्टिव आइटम का साथ क्या क्या रहेगा वो भी मैंने दे दिया है। तो आपको ये सब दिया रहेगा, शेयर कैपिटल्स, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट्स, ये सब दिया रहेगा। तो आपको शेयर होल्डर्स फंड निकलना है और शेयर होल्डर्स फंड निकल के यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो में आपका यूज होगा। और लॉन्ग टर्म डेट्स का भी मैंने दिया है, ऑल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, दैट इज डिवेंचर्स, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म लोन्स। सो ऑल दीज आर लॉन्ग टर्म डेट्स। उसके बाद सेम थिंग डेट टू कैपिटल रेशियो, टोटल डेट टू टोटल कैपिटल मैंने दे दिया है। टोटल कैपिटल का भी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, सेम थिंग प्रॉपर्टी रेशियो, शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी टू टोटल कैपिटल। तो यही डिफरेंट आपको समरी मिल जाएगा इससे। तो उसका बाद है सॉल्वेंसी रेशियो में ही और 3 रेशियोज आ जाते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये 3 रेशियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों रेशियोज पूछा जाता है रेगुलरली एग्जाम, कोई भी एग्जाम में हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, टाइम्स इंटरेस्ट रेशियो और अर्न इंटरेस्ट रेशियो। तो इसका 3 नाम है। इसका मतलब ये फ्रेंड्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब एक बिजनेस में उसका अर्निंग के हिसाब से वो जो भी लोन का है, लोन का इंटरेस्ट अमाउंट पे कर सकता है कि नहीं, वही इसको सिग्निफाई करता है। इसका मतलब ये रेशियो देख के आपको पता लग जाएगा कि एक फर्म का अर्निंग उसका टोटल डेट का इंटरेस्ट पे कर सकता है कि नहीं। तो इससे पता चलने लग जाएगा। उसका यही फॉर्मूला है, बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आएगा इसमें। जो भी डेट होगा, जो भी लोन होगा, उसका सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे आएगा। उसके बाद है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो इसमें एक ही डिफरेंस है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसको हम DSCR भी कहते हैं। इसमें यही है फ्रेंड्स कि आपको इनकम के साथ टोटल डेट सर्विस
पता लग जाता है। इसमें सिर्फ इनकम था, सॉरी इसमें सिर्फ इंटरेस्ट था, बट इसमें टोटल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल भी जुड़ा जाएगा। उसका बाद हम लोग DSCR देख पाते हैं। ये टोटल डेट सर्विस रेशियो मैंने यहाँ पे दे दिया है, टोटल डेट सर्विस इक्वल टू प्रिंसिपल रिपेमेंट्स प्लस इंटरेस्ट ऑन डेट्स। यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट था, डेट्स इंटरेस्ट ऑन डेट्स था, बट यहाँ पे टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑन डेट्स भी आ जाएगा। तो ये एक डिफरेंस, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियोज है, काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद है कैपिटल गेयरिंग रेशियो, फिक्स्ड इंटरेस्ट फंड डिवाइडेड बाय कॉमन शेयर होल्डर्स फंड। तो इसका भी मैंने दे दिया। फिक्स्ड इंटरेस्ट फंड यही है, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, डेट्स बोथ करंट एंड लॉन्ग टर्म विच अट्रैक्ट्स फिक्स्ड इंटरेस्ट। इसका मतलब डेट्स, all the debts, all the loans, irrespective of their term, that is current or long, which attracts fixed interest, जिसका इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, और कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये हो गया सॉल्वेंसी रेशियो। उसका बाद है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो यही है फ्रेंड्स, इसका बिजनेस का एफिशिएंसी देखता है ये। आपने किस तरीके से जो भी रिसोर्सेस है बिजनेस में, वो किस तरीके से यूटिलाइज किया है, एफिशिएंसी कैसे यूटिलाइज किया है। तो इसमें जितना अच्छी तरीके से एफिशिएंसी यूटिलाइज किया गया है, उसी तरीके से आपको प्रॉफिट भी होगा। तो यही देखते हैं एक्टिविटी रेशियो में। तो देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी रेशियो। ये है इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, अकाउंट्स पेबल और क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो आप लोग ये बुक ये पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने सिंपल टर्म्स में समझा दिया है आपको। उसका बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने दे दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अगेन कैलकुलेशन, और एवरेज इन्वेंटरी का भी दे दिया है। एवरेज इन्वेंटरी मतलब वही है कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है सभी का। एवरेज अकाउंट्स पेएबल का भी ओपनिंग अकाउंट्स पेएबल प्लस ओपनिंग अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज निकल जाएगा। और नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज मतलब टोटल क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो उसमें आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेज। सेम थिंग विद द नेट क्रेडिट सेल्स, एवरेज बिल्स रिसीवेबल। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेट टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल। अगेन वर्किंग कैपिटल में ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद है नेक्स्ट नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। सेम थिंग, आपको फॉर्मूला याद करना है और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आपको लगा देना है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यही है फ्रेंड्स कि इन टर्म्स ऑफ नेट सेल्स आपको प्रॉफिटेबिलिटी कितना है वो देखा जाता है। जिसकी मान लो यहाँ पे लिखा है द प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज मेनली समराइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू एनालाइज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस व्हिच इज आउटकम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट एंड एफिशिएंसी इन व्हिच रिसोर्सेज एम्प्लॉयड इन द बिजनेस आर यूटिलाइज्ड। तो यही है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैंने आगे दे दिया था। उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। मैंने जो भी एडिशनल कैलकुलेशन लगेगा वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो। अगेन सेम फॉर्मूलाइज, आपको फॉर्मूला याद करने, उसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको लगा देना है। सेम थिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, अर्निंग पर शेयर ये भी एक इंपॉर्टेंट रेशियो है। अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ये आपको कैलकुलेट करना होता है। इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स, शेयर होल्डर्स को तभी प्रॉफिट मिलेगा जबकि सारा एक्सपेंसेस बिजनेस का खत्म करके जो रहता है वही इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। जैसे कि मान लो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा, उसके बाद आपको प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिवेंचर का पेमेंट करना होता है, नहीं डिवेंचर का तो आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स का इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। उसके बाद प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स निकल जाएगा। उसके बाद बुक वैल्यू फॉर शेयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट रेशियोज है। डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये सारे 4 ही वेरी इंपॉर्टेंट रेशियोज, ये आते रहता है एग्जाम्स में। डिविडेंड पे आउट रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, तो ये सब आपको याद करके ये भी याद करना है। उसके बाद आप लोग आराम से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, पी रेशियो डिवाइडेड बाय ईपीएस ग्रोथ। उसके बाद प्री टैक्स प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो यहाँ पे एक नोट दिया गया है, PEG इक्वल टू 1, मतलब इट इंडिकेट्स दैट द शेयर प्राइस इज एक्यूरेटली प्राइस इन द मार्केट एज पर इट्स ग्रोथ। तो ग्रोथ के हिसाब से
मार्केट में उसका प्राइस सही है, मार्केट मतलब शेयर मार्केट में उसका प्राइस सही है। अगर पी इज इक्वल टू 1 होता है, ये प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मतलब यही है कि शेयर मार्केट में जो भी कंपनी का शेयर है उसका प्राइस एक्यूरेटली प्राइस्ड है, मतलब एक्यूरेटली मार्केट कर रहा है, एक्यूरेटली ट्रेडिंग कर रहा है उस मार्केट में एज पर इट्स ग्रोथ, कंपनी का ग्रोथ के हिसाब से। और पीजी लेस देन 1 इट इंडिकेट्स दैट द शेयर प्राइस इज अंडर प्राइस्ड। अगर पीजी रेशियो लेस देन 1 होता है तो इसका मतलब ये है कि शेयर प्राइस शेयर मार्केट में अंडर प्राइस होकर ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसके उसके हिसाब से अगर अंडर प्राइस है, अगर प्राइस जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उससे कम है, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स उसमें इंटरेस्ट होंगे और खरीदेंगे, बाय करेंगे। तो यही है इसका मीनिंग, ये भी आ सकता है एग्जाम में। तो यही था फ्रेंड्स, आपको मैंने दे दिया है जो भी करना था रेशियो एनालिसिस में। तो आपको यही करना है फ्रेंड्स कि सारे फॉर्मूलेज को याद कर लीजिए। उसके बाद आप वेरी इजीली आप कोई भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद इससे ऊपर एक और क्वेश्चन आता है कि आइडियल रेशियोज क्या होता है, करंट रेशियोज का आइडियल रेशियोज क्या है, क्विक रेशियो का आइडियल रेशियोज मतलब इन नॉर्मल या फिर नॉर्मल में कितना होना चाहिए, वो भी दिखा जाता है। आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हो ये सब। उसके बाद वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है वो भी, कि करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है, या फिर कैश रेशियोज का आइडियल रेशियोज, डेट टू इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियोज, इसका इंटरेस्ट कवरेज इसका डेट टू इक्विटी रेशियो का आपको आइडियल रेशियोज तो आता ही है। उसके बाद इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, किस में इंक्रीज होने से क्या होता है, डिक्रीज होने से क्या होता है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये देख लो, टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर्स फंड, तो इसमें क्या होना चाहिए एक कंपनी का पर्सपेक्टिव से, एक ओनरशिप का पर्सपेक्टिव से। आपको मान लो आपका शेयर होल्डर्स मतलब आपका जो ओनर्स है उनका फंड, और टोटल डेट्स मतलब जो लोन लिया गया है, तो इसमें ऑब्वियस सी बातें हम लोग समझ सकते हैं कि शेयर होल्डर्स फंड ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। मतलब जितना कम होगा डेट टू इक्विटी रेशियो उतना ही अच्छा होगा कंपनी के लिए। तो इसी टाइप से आप लोग देख सकते हैं और खुद मीनिंग भी निकाल सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। और ये पीडीएफ मैं आप लोग सभी लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। मेरा एक चैनल है, ग्रुप है टेलीग्राम में, नॉलेज इज नो लिमिट बोल के एक ग्रुप बनाया है मैंने, मैं लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो ग्रुप पे जाके ये पीडीएफ आप लोग देख सकते हैं, और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ये पीडीएफ और वीडियोस, ताकि वो लोग भी इस वीडियो देख के नंबर बढ़ा पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, स्टे सेफ।